बारे में लोगों को बताया, कानून भी बना, परंतु उसका पूरी तरह से अमल नहीं किया गया। तो ये कानून बनाकर लोगों में जागरूकता पैदा की गई। तो जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है और आज भी हमें उस अधिनियम का पालन करना होगा, तब जाके हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। जन जागरूकता और भागीदारी से एक तो जन को जागरूक करना है, जनसंख्या को जागरूक करना है और हम स्वयं की भागीदारी निभानी है। तो जन जागरूकता और भागीदारी से कृषिगत कार्यों, घरेलू और औद्योगिक विसर्जनों से प्राप्त प्रदूषकों में बहुत प्रभावशाली ढंग से कमी लाई जा सकती है। अगर हम चाहें तो बिल्कुल हम जो कृषिगत कार्यों हैं उनमें कम से कम जल का उपयोग करके कौन सी सिंचाई, ड्रिप सिंचाई योजना अपनाकर ऐसी फसलें बोकर जिसमें जल की आवश्यकता कम होती है, तो उन फसलों को बोकर हम जल को संरक्षण कर सकते हैं। घरेलू और औद्योगिक कार्यों में देखिए, यदि घरेलू और औद्योगिक कार्यों में जैसे कि मान लीजिए बर्तन साफ करने का जल को हम पौधों में भी उपयोग कर सकते हैं और कपड़े धोने का जल को हम किसी और चीज़ में भी अपने जो गार्डन है उसमें भी डाल सकते हैं। और जो जल है, जो दोनों से निकलता है जल है, जो अपशिष्ट जल है, जो उसको हम पुनः चक्रण करके अपने वाहन धोने में इनमें उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे उपाय करेंगे तब जाके हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। औद्योगिक और विशेष से प्राप्त प्रदूषण को बहुत प्रभावशाली ढंग से हम कमी ला सकते हैं। उद्योगों से निकलने वाला जल है उसको हम पुनः चक्रण करके और साफ करके अगर नदियों में डालते हैं तो उससे वो जल अशुद्ध नहीं होगा। अब जल का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग में लाना, ऐसे ला सकते हैं जल का पुनः चक्रण करके पुनः उपयोग। तो पुनः चक्रण और पुनः उपयोग करने दूसरे रास्ते हैं जिनके द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। देखिए बच्चों, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग अन्य दूसरे रास्ते हैं। देखिए एक रास्ता तो पहला है कि हम सबसे पहले तो जल का संरक्षण करना चाहिए। दूसरा रास्ता यदि हम जल का संरक्षण भी कर रहे हैं फिर भी जल की कमी आ रही है, तो पुनः चक्रण और पुनः उपयोग अन्य दूसरे रास्ते हैं जिनके द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। तो हम इन दोनों को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग करके जो शुद्ध जल है, जो लवणीय जल नहीं है, जो अलवणीय जल है, इसकी उपलब्धता को हम सुधार सकते हैं। कम गुणवत्ता के जल का उपयोग जैसे कि शोधित अपशिष्ट जल उद्योगों के लिए एक आकर्षक विकल्प है। जिसमें कम गुणवत्ता वाला जल है तो हम उसको शोधन करके अपशिष्ट जल को शोधन करके उद्योगों के लिए आकर्षक विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि वो जल को हम उद्योगों में काम ले सकते हैं। जैसे चमड़ा शोधन है, चमड़े शोधन जहाँ करने का काम होता है तो वहाँ अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जल को हम पुनः चक्रण करके या पुनः उपयोग करके इस जल को हम उद्योगों के लिए आकर्षक विकल्प के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल को बागवानी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। अगर हमें जल का संरक्षण करना है तो नगरीय क्षेत्रों में जो स्नान और बर्तन के लिए जो धोने के लिए जो प्रयुक्त जल को जो जल उपयोग में लिया जाता है उसको हम बागवानी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। बागवानी में उसको जहाँ गार्डन है उसमें डालकर पौधों का भी संरक्षण कर सकते हैं और जल का भी बचाव कर सकते हैं। वाहनों को धोने के लिए प्रयुक्त जल का उपयोग भी बागवानी में किया जा सकता है। जैसे वाहन धोते हैं उसका जो जल निकलता है तो उसको भी हम बागवानी में प्रयोग में ले सकते हैं। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले जल को पीने के उद्देश्य के लिए संरक्षण होगा और जो बढ़िया अच्छा शुद्ध जल है उसको हम पीने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। तो वर्तमान में पानी का पुनः चक्रण एक सीमित मात्रा में किया जा रहा है, फिर भी पुनः चक्रण के द्वारा पुनः पूर्ति योग्य जल की उपादेयता व्यापक है। देखिए वर्तमान में जो पुनः चक्रण है वो सीमित मात्रा में किया जा रहा है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर करते हैं तो फिर हम जल की कोई समस्या नहीं होगी। और अब है जल संवर प्रबंधन। जल संवर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। यानी कि जो धरातलीय और भूमिगत जल के जो संसाधन है उनको दक्ष प्रबंधन से है। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना विभिन्न विधियों जैसे कि अंतःस्त्रवण, तालाब, पुनर्भरण, कुआं आदि के द्वारा भौम जल का संचय और पुनर्भरण शामिल है। देखिए तालाबों के माध्यम से वर्षा के जल को कुएं में डालकर हम और अभी वो
टांकों के माध्यम से, इन माध्यम से हम भूमिगत जल का स्तर बढ़ा सकते हैं। तो भौम जल का संचयन और पुनर्भरण शामिल है। जल सफर प्रबंधन के अंतर्गत सभी संसाधनों जैसे कि भूमि, जल, पौधे, प्राणी और जल सफर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्पादन और विवेकपूर्ण उपयोग को ही सम्मिलित किया जाता है। केंद्र राज्य सरकार ने देश से जल सफर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं। देखिए, केंद्र राज्य सरकार जो है जल के प्रबंधन में, जल के बचाव में और जल के विकास में बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे कि हरियाणा केंद्र सरकार के द्वारा परिवर्तित जल सफर विकास परियोजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना। तो हरियाणा योजना है वो केंद्र सरकार के द्वारा परिवर्तित जल सफर विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पीने योग्य, सिंचाई के और मत्स्य पालन तथा वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना है। परियोजना में लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों के द्वारा निष्पादित की जा रही है। ये परियोजना लोगों की भागीदारी के द्वारा तथा ग्राम पंचायतों के द्वारा इसका निष्पादित की जा रही है, यानी इसका संचालन किया जा रहा है। राजस्थान के अलवर में आखिरी पानी संसद, राजस्थान के अलवर में भी ऐसी योजना है, आखिरी पानी संसद। आंध्र प्रदेश में मीरू जल और आप कार्यक्रम के द्वारा जन सहयोग से जल संग्रहण किया जा रहा है। देखिए, राजस्थान के अलवर जिले में आखिरी पानी संसद, ये लोगों का समूह है, आखिरी पानी संसद, तो ये बनाकर जल का संरक्षण किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में मीरू जल और आप कार्यक्रम के द्वारा जन सहयोग से जल का संग्रहण किया जा रहा है। जैसे कि तालाबों को खोदना, कोई खोदना, झीलों का निर्माण करना, एनीकट बनाना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। वर्षा जल संग्रहण, देखिए बच्चों, तो वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकना और एकत्रित करने की विधि है। जो वर्षा जल संग्रहण का मतलब होता है विभिन्न माध्यम से, जैसे कुएं के माध्यम से, नलकूपों के माध्यम से, टाँकों के माध्यम से, नाली के माध्यम से और बेदी के माध्यम से, कुएं के माध्यम से, इन माध्यम से। और तो हम खेत में मेड़बंदी करके तो वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्रित करने की विधि है। इसका उपयोग भूमिगत जलभूतों के पुनर्भरण के लिए भी किया जाता है। ये एक कम मूल्य और पारिस्थितिक अनुकूल विधि है, जिसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद संरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों, गड्ढों, कुओं में एकत्रित किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण पानी की उपलब्धि को बढ़ाता है। अब भूमिगत जल स्तर को नीचे से जाने से रोकता है। भाई, यदि हम नदियों पर एनीकट बनाकर, तालाबों का निर्माण करके, झीलों का निर्माण करके, पेड़ पौधे लगाकर और भी कुओं का निर्माण करके बहते हुए जल को अगर हम रोकते हैं तो उससे क्या होती है, भूमिगत जल स्तर ऊंचा उठता है। तो भूमिगत जल स्तर को नीचे जाने से रोकता है। फ्लोराइड और नाइट्रेट्स जैसे सदस्यों को कम करके अमिश्रण भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ाता है, मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है। अब देखिए बच्चों, ये वो आपका जल कंप्लीट हो चुका है। अब एक खनिज संसाधन, हमने हमारा पार्ट है जैविक और अजैविक संसाधन। तो हमने जैविक संसाधनों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आ गया है हमारा अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन में खनिज संसाधन है, और खनिज में भी बच्चों हम देखेंगे खनिज भी एक तो लोहा धातु प्रधान खनिज, एक अलोह धातु प्रधान खनिज और एक ऊर्जा खनिज। तो ये तीन भागों में बांटे गए हैं। एक तो लोहा धातु प्रधान खनिज, एक अलोह धातु प्रधान खनिज जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, और लोहा धातु प्रधान खनिज इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, वह अलोह धातु प्रधान खनिज। जो ऊर्जा संसाधनों के रूप में प्रयुक्त होते हैं वह ऊर्जा संसाधन खनिज। तो खनिज वो है जो खोद कर निकाले जाते हैं, ये शुद्ध मात्रा में पाए जाते हैं पृथ्वी की भूगर्भ में, और इनको हम खोद कर इनको भट्टे में पिघलाकर फिर इनको शुद्ध मात्रा में प्राप्त करते हैं। तो हम देखते हैं खनिज संसाधन। और संसाधन क्या है? पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु
जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वो खनिज कहलाती हैं। अब देखते हैं बच्चों खनिज संसाधन। तो खनिज वे अजैव पदार्थ, वह अजैव पदार्थ, क्योंकि इनमें जीव तो है नहीं, वो तो अजैव है, तो वह अजैव पदार्थ जिन्हें भूगर्भ से खोदकर प्राप्त किया जाता है, जिसकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है, खनिज कहलाते हैं। तो ध्यान रखना खनिज किसे कहते हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, खनिज किसे कहते हैं 1 नंबर का। तो वह अजैव पदार्थ जिन्हें भूगर्भ से खोदकर प्राप्त किया जाता है, जिसकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है, खनिज कहलाते हैं। अब जिसकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है, खनिज कहलाते हैं। खनिज सामान्यतः धरातल पर अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। खनिज सामान्यतः धरातल पर अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। खदानों से निकालकर अशोधित यानी कच्चा खनिज अयस्क कहलाता है। यानी खदानों से निकालकर अशोधित यानी कच्चा माल क्या होता है, खनिज अयस्क, क्योंकि कोई भी खनिज अयस्क के रूप में मिलता है तो खनिज अयस्क कहलाता है। चट्टानें खनिजों से बनी होती है, जो चट्टानें होती है वो खनिजों से बनी होती है, जबकि खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। जबकि खनिज किसे होते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। विश्व में 1600 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं बच्चों। कितने प्रकार के, 1600 प्रकार के। और चट्टानें किससे बनी होती है, खनिजों से बनी होती है। और खनिज कैसे थे, स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। विश्व में 1600 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत में 125 प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता है। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में 125 प्रकार के खनिजों का क्या किया जाता है, खनन किया जाता है। खनिजों की आत्मनिर्भरता में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम है और भारत द्वितीय और रूस तृतीय स्थान पर है। अगर हम खनिजों की आत्मनिर्भरता की बात करें बच्चों तो संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम है, फिर दूसरे स्थान पर भारत है और तीसरे स्थान पर रूस है। ये 3 ऐसे देश हैं जो खनिजों की आत्मनिर्भरता में अव्वल है विश्व में। तो अमेरिका, भारत और रूस। अब देखिए भारत में खनिजों का वितरण। भारत में एक मेखला में खनिज नहीं पाए जाते, अलग अलग मेखलाओं में खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में खनिजों का वितरण देखेंगे, फैलाव देखेंगे तो खनिज संपदा की उपलब्धता की दृष्टि से, खनिज संपदा की उपलब्धता की दृष्टि से तो देखिए खनिज संपदा की उपलब्धता की दृष्टि से भारत की गणना विश्व के खनिज संसाधनों संबंध देशों में की जाती है। खनिज संपदा की उपलब्धता की दृष्टि से भारत की गणना विश्व के खनिज संसाधन संपन्न देशों में की जाती है, क्योंकि भारत आपको पता है भारत में 2 तरह के भूभाग है, एक तो गोंडवाना लैंड है, एक अंगारा लैंड है। तो इस वजह से यहाँ पर दोनों प्रकार के भूभाग में मिलने वाले खनिज पाए जाते हैं। तो खनिज संपदा की दृष्टि से, उपलब्धता की दृष्टि से भारत की गणना विश्व के खनिज संसाधन संपन्न देशों में की जाती है, लेकिन भारत में खनिजों का वितरण असमान रूप से है। भारत में खनिज मुख्य रूप से 6 मेखला बेल्ट में पाए जाते हैं। अब देखिए जो बेल्ट है वो देखिए बच्चों, तो हमारे भारत खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न देश है और विश्व में इसकी गणना की जाती है। इसका भारत में खनिजों का वितरण समान रूप से है और भारत में खनिज मुख्य रूप से 6 बेल्टों में पाया जाता है, 6 मेखलाओं में पाया जाता है। तो सबसे पहले छोटा नागपुर का क्षेत्र, छोटा नागपुर का क्षेत्र। अब इसमें देखते हैं, देखिए छोटा नागपुर का क्षेत्र, इस क्षेत्र का विस्तार, इस क्षेत्र का विस्तार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड आप मैप में देखिए इनको। मैं एक बार और बोर्ड में भी बताऊंगा, पहले तो आप इसको पढ़ लीजिए, एक चीज को भी बताऊंगा आपके लिए मैं हर खनिज संसाधन सब चीजों को मैं अभी तो आपको मैं विस्तार से पढ़ा रहा हूँ, फिर आपको हर एक चीज, हर टॉपिक वाइज मैप पे हर चीज को मैं बताऊंगा आपको। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इसमें लगभग 90 नंबर आएंगे आपके, क्योंकि यहाँ पर मैं 45 बच्चों की डी लगी है ज्योग्राफी में, तो बिल्कुल आपके भी लगेगी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बच्चों। देखिए अब देखते हैं छोटा नागपुर का क्षेत्र।
इस क्षेत्र का विस्तार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। तो झारखंड है, फिर है दूसरा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यानी इसको झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का जो भूभाग है उसको हम छोटा नागपुर का क्षेत्र कहते हैं, छोटा नागपुर का पठार भी कहते हैं। तो ये पूरा एरिया व्यापक रूप से फैला हुआ है। तो ये क्षेत्र भारतीय खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार को, इस क्षेत्र को भारतीय खनिजों का हृदय स्थल कहा जाता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में कोयला, अब देखिए क्या क्या खनिज मिलता है इस क्षेत्र में? कोयला, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, तांबा, बॉक्साइट आदि बहुत ऐसे मिलते हैं। इस क्षेत्र में भारत के कुल लोहाइस्क का 93% तक कोयले का 84% प्राप्त होता है। और यहाँ हम जब उद्योगों की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा उद्योग भी इसी भूभाग में, क्योंकि उद्योग वहीं लगाए जाते हैं जहाँ पर कोयला और लोहा मिलता है। तो देखिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। अब तो भारतीय खनिज का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार है। तो इसमें कौन कौन से खनिज मिलते हैं? कोयला मिलता है, लोहा मिलता है, मैग्नीज मिलता है, अभ्रक मिलता है, बॉक्साइट मिलता है। और यहाँ पर जो एक अयस्क का 93% तक कोयले का 84% प्राप्त होता है। मध्य क्षेत्र, अब देखिए मध्य क्षेत्र, दूसरा जो मेघला है वो मध्य क्षेत्र है। ये भारत का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र है। ये भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र है। ये भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र है। तो मध्य क्षेत्र है, तो ये भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र है। इसका विस्तार तो मध्य में देखिए, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से पूर्वी महाराष्ट्र तक है। मध्य वाला जो भूभाग है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र तक है। इस क्षेत्र में मुख्यतः मैग्नीज, बॉक्साइट, कोयला, लोहाइस्क, ग्रेफाइट, चूना पत्थर आदि पाए जाते हैं। तो हम इसको देखेंगे, ये भारत का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र है और इसका विस्तार मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, पूर्वी महाराष्ट्र में। तो इस क्षेत्र में मुख्यतः कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? मैग्नीज पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, कोयला है, लोहाइस्क है, ग्रेफाइट है, चूना पत्थर आदि पाए जाते हैं। अब तीसरी मेघला है, दक्षिण मेघला। तो इस क्षेत्र में कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का उच्च क्षेत्र शामिल है। तो दक्षिणी जो मेघला है इसमें कर्नाटक का पठार है और तमिलनाडु का उच्च क्षेत्र शामिल किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर्नाटक और तमिलनाडु ये दक्षिण मेघला में आते हैं। तो यहाँ सोना है, लोहाइस्क है, मैग्नीज है, क्रोमाइट आदि खनिज प्राप्त होते हैं। और इस क्षेत्र में नवेली के लिग्नाइट को छोड़कर कोयला, तांबा और अभ्रक की उपलब्धता बहुत ही कम है। यानी कि यहाँ पर तमिलनाडु में एक है नेवेली, यहाँ पर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है और यह तांबा अभ्रक बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए फोर्थ है केरल मेघला। तो इस क्षेत्र में मोनाजाइट, सिलिकॉन, जिरकॉन, गार्नेट, चिकनी मिट्टी आदि खनिज पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में मोनाजाइट, सिलिकॉन, जिरकॉन, गार्नेट, चिकनी मिट्टी आदि पाए जाते हैं। अब देखिए उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, तो ये 5 मेघला है। उत्तरी पश्चिमी जो हिमालय वाला भूभाग है, तो देखिए उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, तो इस क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान का खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। तो ये अरावली पर्वतमाला है। तो ये क्या है कि खनिजों के लिए विख्यात है। तो इस क्षेत्र में अंतर्गत राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र का गुजरात के भाग आते हैं। इसे यूरेनियम, अभ्रक तथा खनिज तेल के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह सामान्यतः अलोहा खनिज, जिनमें मुख्य रूप से तांबा है, सीसा है, जस्ता है आदि शामिल मिलते हैं।
तो ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र हो गया। अब देखिए हिमालय मेघला, ये फोर्थ मेघला है हिमालय मेघला। तो इस क्षेत्र में तांबा, सीसा, जस्ता, सुरमा, कोबाल्ट, टंगस्टन आदि खनिज पाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने देखा 6 मेघलाओं के बारे में पढ़ा हमने। तो पहली मेघला है छोटा नागपुर का क्षेत्र, फिर मध्य का क्षेत्र, फिर है दक्षिण मेघला, फिर है केरल मेघला, फिर उत्तर पश्चिम क्षेत्र, फिर हिमालय मेघला। तो ये यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं बच्चों। अब आगे हम देखते हैं खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। हम खनिजों को मुख्य रूप से खनिजों का जो वर्गीकरण है बच्चों, तो खनिजों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन सी श्रेणी है देखिए। धात्विक खनिज, तो खनिजों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो पहली है धात्विक खनिज, दूसरी है अधात्विक खनिज और तीसरी ऊर्जा या ईंधन खनिज। यानी 3 ये श्रेणियां हैं, 3 प्रकार हैं। तो धात्विक खनिज जिनमें धातु अंश हो, अधात्विक खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं हो, और ऊर्जा खनिज जो ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो ये 3 हो गए। अब पहले देखते हैं धात्विक खनिज। देखिए अभी क्वेश्चन आया था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 10वीं में कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं तथा किन्हीं 2 के नाम लिखिए। तो ये बच्चों वहाँ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि उनकी बच्चों की आईक्यू कम होती है और वो वर्गीकरण नहीं कर पाए कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो वो से ने तो अधात्विक खनिज के उदाहरण भी लिख दिए। तो आप ध्यान रखना कि जिन खनिजों में धातु की मात्रा होती है, जिन खनिजों में धातु की मात्रा होती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। जिन खनिजों में धातु की मात्रा होती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिजों को भी लोहेंस की मात्रा के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब धात्विक खनिज को भी 2 भागों में बांटा गया बच्चों। किसकी मात्रा के आधार पर? लोहेंस की मात्रा के आधार पर। एक तो लोहा खनिज, एक अलोहा खनिज। तो लोहा खनिज देखिए बच्चों 1, तो इन खनिजों में लोहेंस पाया जाता है। लोहे खनिज में इन खनिजों में लोहेंस पाया जाता है, जैसे लोहा है, मैग्नीज है, टंगस्टन है, निकिल आदि। तो इन खनिजों में लोहेंस की मात्रा पाई जाती है। तो उदाहरण के रूप में देखिए लोहा है, मैग्नीज है, टंगस्टन आदि, निकिल आदि। तो ये लोहा खनिज है, इनमें लोहा धातु का अंश पाया जाता है, कठोर धातु है लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, निकिल आदि। तो अलोहा खनिज, जिन खनिजों में लोहे के अंश की मात्रा नहीं पाई जाती, जिन खनिजों में लोहेंस की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें अलोहा खनिज कहते हैं। जिन खनिजों में लोहेंस की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें